नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार को सुरक्षा प्रदान की। जैव विविधता अभिसमय के वैज्ञानिक निकाय ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें अपनाई। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई। अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह किया है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में भारत में कृषि भूमियों पर बड़े वृक्षों में काफी कमी दर्ज की गई। WHO ने अपनी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट 2024 को अपडेट किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार यानी पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं यानी ई-कॉमर्स स्टोर, AI चैटबॉट्स आदि को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। खबर की शुरुआत में व्यक्तित्व अधिकार के बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। देश के किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला है पब्लिसिटी का अधिकार यानी राइट ऑफ पब्लिसिटी। यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के भुगतान के बिना व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1997 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। दूसरा है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त KS पुट्टुस्वामी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शासित होता है। इसी के साथ मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। दूसरा है प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। ये कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों यानी पदों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। खबर के आखिर में व्यक्तित्व अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम अरवी एंटरप्राइजेस 2003 दिल्ली हाईकोर्ट। व्यक्तियों का पब्लिसिटी अधिकार छीनने का कोई भी प्रयास संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। दूसरा है अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 दिल्ली हाईकोर्ट। वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू होती है। अर्थात कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया में प्रसिद्ध है तो कोई अन्य व्यक्ति उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से अलग वेबसाइट बनाकर उसका लाभ नहीं उठा सकता। और तीसरा है दीपा जयकुमार बनाम AL विजय 2019 मद्रास हाईकोर्ट। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, पब्लिसिटी और निजता के अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के वैज्ञानिक निकाय ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें अपनाई। शुरुआत करते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने से। यह एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसे मॉन्ट्रियल में जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों ने 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य है 2030 तक जैव विविधता शरण को रोकना और उसमें सुधार करना।
इसके तहत 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। इन लक्ष्यों में शामिल है भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल के 30% हिस्से का संरक्षण करना, निम्नीकृत हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र के 30% हिस्से की पुनर्स्थापना करना, नीतियों में जैव विविधता का एकीकरण करना, पारिस्थितिकी तंत्र पर आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को आधा करना आदि। इसके तहत 4 व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2050 तक प्राप्त करना है। इनमें शामिल है मानव जनित गतिविधियों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना पर रोक लगाना, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार करना, जैव विविधता का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जैव विविधता के लाभों का न्याय संगत वितरण करना तथा कार्यान्वयन में तेजी लाना और जैव विविधता के संरक्षण के लिए हर साल आवश्यक $700 बिलियन की कमी को पूरा करना। चलिए अब CBD के वैज्ञानिक निकाय की मुख्य सिफारिशों पर एक नजर डालते हैं। जैव विविधता समावेशी स्थानिक योजना, सतत जैव विविधता आधारित गतिविधियां जैसे क्षेत्रों में नए कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, क्षमता निर्माण आदि का समर्थन करना चाहिए, देशज लोगों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। अंत में जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसके 196 देश सदस्य हैं, साथ ही भारत इसका पक्षकार है। CBD का पक्षकार होने के नाते प्रत्येक सदस्य देश की एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना होनी जरूरी है। इसी के चलते भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC पर पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई। हाल ही में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ वार्ता संपन्न की है। इस वार्ता में प्रमुख शिपिंग हब्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे पहले IMEC पर भारत संयुक्त अरब अमीरात अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते IGFA को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाएं तलाशना है। खबर की शुरुआत में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक प्रस्तावित पारगमन नेटवर्क है। इसका लक्ष्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है। इसमें रेल रोड, शिप टू रेल, सड़क परिवहन मार्ग और अन्य पारगमन नेटवर्क का निर्माण शामिल है। IMEC की स्थापना के लिए नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके महत्व की बात करें तो ये पश्चिमी देशों के बाहर नई शक्तियों के उभरने को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की स्वीकृति है। ये विश्व के देशों के बीच ऊर्जा और डिजिटल संचार को बढ़ावा देगा। ये भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे भारत को अरब देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाएगा और ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक विकल्प उपलब्ध कराता है। खबर के आखिर में IMEC से जुड़ी चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। इजराइल हमास ईरान संघर्ष के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र की भू राजनीति काफी जटिल हो गई है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंधों का अभाव है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर स्पष्टता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग यानी CCP-CJ ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह किया है। हाल ही में वियना में CCP-CJ का 33वां सत्र आयोजित हुआ। इसमें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF, इंटरपोल तथा मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के प्रमुखों ने भाग लिया था। इन सभी ने गैर कानूनी तरीके से अर्जित मुनाफे पर अंकुश लगाकर आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अपराध रोकथाम प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। चलिए खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक के एक संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। यह अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है।
इसकी सदस्यता की बात करें तो इकोसोक द्वारा 40 सदस्य देश चुने जाते हैं। इसकी अध्यक्षता एक ब्यूरो करता है। चलिए अब CCP-CJ के 33वें सत्र के मुख्य निर्णयों पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें 4 विषयगत संकल्प अपनाए गए हैं, जिनमें तकनीकी क्षेत्र में तीव्र प्रगति को देखते हुए व्यक्तियों की तस्करी की समस्या से निपटना, आतंकवादी समूह से जुड़े बच्चों के साथ व्यवहार, पुनर्वास और समुदाय के साथ पुनः एकीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को फिर से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ने से रोकना तथा संगठित आपराधिक समूह और आतंकवादी समूह द्वारा बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने एवं ऐसी स्थिति से निपटना शामिल है। साथ ही जनरेशन जस्टिस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को तैयार करने में दुनिया भर के युवाओं को शामिल करना है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध यानी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संगठित अपराध ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए समूह या नेटवर्क द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। इसके लिए हिंसा, भ्रष्टाचार या ऐसे ही गैर कानूनी तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अपराधों को तब अंजाम दिया जाता है जब उपर्युक्त गतिविधियां 2 या 2 से अधिक देशों में संचालित की जाती हैं या 2 या 2 से अधिक देशों में समूह या नेटवर्क संचालित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, प्रवासियों की तस्करी आदि। इसी के साथ रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में भारत में कृषि भूमियों पर बड़े वृक्षों यानी लार्ज फार्म लैंड ट्रीज में काफी कमी दर्ज की गई। यह अध्ययन कोपेनहेगन विश्वविद्यालय डेनमार्क के शोधकर्ताओं द्वारा सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के विश्लेषण पर आधारित है। कृषि वानिकी क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या में भारी कमी से पर्यावरण पर प्रभाव और अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। जो वृक्ष 2010 और 2011 में पूर्ण विकसित थे, उनमें से 11% वृक्ष साल 2018 से साल 2022 के बीच लुप्त पाए गए। भारत में साल 2018 और 2019 से 2020 और 22 के बीच कृषि भूमियों पर मौजूद 56 लाख पूर्ण विकसित वृक्ष लुप्त पाए गए थे। तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कृषि भूमि के 50% बड़े वृक्ष लुप्त हो गए थे। वृक्षों के लुप्त होने के संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, खेती के तरीकों में बदलाव, अपेक्षाकृत कम लाभ मिलने की धारणा आदि शामिल है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें एक ही कृषि भूमि पर फसलों की खेती भी की जाती है, पेड़ भी उगाए जाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, किसानों को किसी एक क्षेत्र के संकट से निपटने में मदद मिलती है तथा कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं प्राप्त होती हैं। कृषि वानिकी के प्रकार की बात करें तो पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। इसमें एक ही कृषि भूमि पर खेती भी की जाती है और पेड़ भी उगाए जाते हैं। दूसरा है सिल्वोपेस्टोरल। इसमें एक ही कृषि भूमि पर पशुपालन भी किया जाता है और पेड़ भी उगाए जाते हैं। तथा तीसरा है एग्रो सिल्वोपेस्टोरल। इसमें एक ही कृषि भूमि पर फसलें और पशु चारा उगाए जाते हैं और वृक्ष भी लगाए जाते हैं। चलिए अब कृषि वानिकी के लाभ को समझते हैं। पहले बात करते हैं पर्यावरणीय लाभ। इससे बढ़ी हुई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्राप्त होती हैं, जैसे पोषक तत्व चक्रण, स्थानीय स्तर पर मृदा को अनुकूल दशाएं यानी माइक्रो क्लाइमेट मिलना आदि। पोषक तत्व चक्रण यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच ऊर्जा एवं अन्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। वहीं आर्थिक लाभ की बात करें तो किसानों को आय के विविध स्रोत प्राप्त होते हैं, पूरी फसल नष्ट होने की आशंका कम हो जाती है आदि। और सामाजिक लाभ की बात करें तो खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और विविधता में वृद्धि के चलते पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। खबर के आखिर में भारत में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 जारी की गई है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी पर उप मिशन का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक शामिल किया गया है और नीति आयोग ने GROW यानी ग्रो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री नाम से उपयुक्तता मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर।
WHO ने अपनी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट यानी BPPL 2024 को अपडेट किया। चलिए सबसे पहले BPPL के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सूची 2017 से प्रकाशित की जा रही है। यह एक वैश्विक साधन है जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR की निगरानी और नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आधार के रूप में कार्य करती है। अपडेट की गई 2024 की BPPL सूची में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी यानी ABR रोगजनकों के 15 फैमिलीज को शामिल किया गया है। इन रोगजनकों को अनुसंधान एवं विकास और लोक स्वास्थ्य संबंधी उपायों की प्राथमिकता के आधार पर क्रिटिकल, हाई और मीडियम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं और AMR के बारे में समझते हैं। AMR तब होता है जब रोगाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और वायरस इतने विकसित हो जाते हैं कि मौजूदा रोगाणुरोधी दवाएं उन पर प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ऐसे रोगजनक जिनका इलाज करना कठिन हो जाता है उन्हें सुपरबग कहा जाता है। AMR के फैलने के कारणों की बात करें तो जैविक कारणों में जीन स्थानांतरण, उत्परिवर्तन आदि शामिल हैं और सामाजिक कारणों में एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग, निदान या जांच की पर्याप्त सुविधा नहीं होना, संक्रमण नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय आदि शामिल हैं। AMR को नियंत्रित करने में चुनौतियों की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन की बिक्री, निगरानी और देखरेख का अभाव, AMR के क्षेत्र में अधिक अनुसंधान एवं विकास नहीं किया जाना आदि शामिल हैं। अंत में AMR पर नियंत्रण के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। वैश्विक पहले हैं वन हेल्थ अप्रोच अपनाना, AMR पर वैश्विक कार्य योजना की घोषणा, विश्व AMR जागरूकता सप्ताह का आयोजन आदि। और भारत में शुरू की गई पहले हैं AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है। AMR निगरानी नेटवर्क यानी ICMR शुरू किया गया है। अनुपयुक्त फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है आदि। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं फकीर लालन शाह। आपको बता दें फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर ढाका में एक इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह आयोजित किया गया। बाउल पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है। चलिए फकीर लालन शाह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म आधुनिक बांग्लादेश के जेनाइधा जिले के होरिशपुर गांव में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने लालन अखाड़ा नामक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। इसके सभी धर्मों के लगभग 10,000 अनुयायी थे। उन्हें बाउल संगीत का जनक माना जाता है। 2008 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को प्रभावित किया था। हम फकीर लालन शाह जी से भक्ति, मानवतावाद, निस्वार्थता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने चिकित्सा उपकरणों से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों को मटीरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया MVPI प्लेटफॉर्म पर समय पर रिपोर्टिंग करने का आदेश दिया है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फल व्यापारियों को फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसे बुझे चूने को कोक के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम नामक नए प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इसे शाह झू पैन स्कैम के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाता है। मधुमक्खियां परागणक यानी पॉलिनेटर्स हैं। ये खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण के लिए 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे हरगिला के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी केवल भारत के असम और बिहार तथा कंबोडिया में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 बिलियन वर्ष पुराने जॉइंट वायरस की खोज की है। इन्हें जॉइंट वायरस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सामान्य वायरस की तुलना में इनका जीनोम काफी बड़ा होता है। मनुष्यों को इनसे कोई खतरा नहीं है। SPECULOOS परियोजना के तहत खगोलविदों ने पृथ्वी के आकार के एक नए एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। इसे SPECULOOS 3b नाम दिया गया है।
इंडोनेशिया के बाली में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। स्टारलिंक स्पेस एक्स के सैटेलाइट नेटवर्क का नाम है। यह दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।